बच्चों आज हम इंग्लिश में चैप्टर 4 कर रहे हैं। चैप्टर 4 नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, चैप्टर का नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी इस चैप्टर का सेंट्रल कैरेक्टर है और लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब याददाश्त स्लिप हो जाना, मेमोरी का स्लिप हो जाना मतलब अपनी लाइफ का एक पर्टिकुलर हिस्सा, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट भूल जाना। ये स्टोरी सत्यजीत रे ने लिखी है। ये एक बंगाल बेस पे लिखी हुई स्टोरी है क्योंकि ऑथर खुद एक बंगाली है, सत्यजीत रे। ठीक है, सो पूरा मेमोरी के बारे में है। मतलब बिपिन चौधरी जो कैरेक्टर है वो कभी रांची गया नहीं है, पर उसको कुछ लोग ऐसे मिले जो सब उसको याद दिला रहे हैं वो रांची में आया था, उनसे मिला था, ऐसे याद दिला रहे हैं। और वो एकदम पागल जैसा हो गया है कि भाई मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ, तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि मैं रांची गया हूँ। तो इसी पर ही सारी स्टोरी है। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं। आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज 60। ठीक है, पेज 60 से स्टार्ट हो रहा है आपका चैप्टर। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's New Market to buy books. हर मंडे को जब बिपिन चौधरी काम से लौटता था तो बीच में वो हर मंडे को जब वो काम से घर लौटता था तो बिपिन चौधरी कालीचरण में जाता था। न्यू मार्केट में एक कालीचरण करके जगह थी, वहाँ किताबें लेने जाता था। क्राइम स्टोरीज, वो स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। ठीक है, आत्माओं की कहानियाँ, क्राइम की कहानियाँ और थ्रिलर्स उसे पसंद थे। और ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। वो 5 किताबें लेता था जो कि पूरे हफ्ते चल पाए। He lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. वो अकेला रहता था और किसी से मिक्स नहीं होता था और उसके दोस्त भी बहुत कम थे और उसको फालतू बैठ के चैटिंग करना, आइडल चैटिंग मतलब बिना मतलब की गॉसिप करना उसे पसंद नहीं था। आज वो कालीचरण आया हुआ था, फिर से कालीचरण की शॉप पे आया हुआ था, फिर से किताबें लेने आया हुआ था। बिपिन बाबू को ऐसा लग रहा था कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने पीछे देखा तो उन्होंने देखा कि एक चश्मा पहना हुआ अजीब सा आदमी उनसे हंस रहा है। मीक मतलब एकदम अजीब सा आदमी, राउंड फेस, और वो मीक मतलब MEE मीक मतलब एकदम हम्बल सा आदमी। ठीक है, एक हम्बल सा, मीक मतलब हम्बल, एक हम्बल सा आदमी उनके साथ हंस रहा है जैसे ही वो मुड़े। ठीक है, राउंड फेस था उसका, चश्मा नहीं था, चश्मा लाइब्रेरियन को मतलब चश्मा बुक वाले को था। वो आदमी गोल सा चेहरा था, हंसमुख चेहरा था और हम्बल था। तो वो आदमी बोलता है बिपिन बाबू को, मुझे लग रहा है शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। तो बिपिन बाबू बोलते हैं क्या हम पहले मिले हैं? तो वो आदमी एकदम सरप्राइज हो गया। उन्होंने कहा हम पूरा 1 हफ्ता रोज मिले हैं। मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी, आपको मैं हुड्रू फॉल्स लेके गया था 1958 में रांची में आप 1958 में रांची आए थे, तो मैंने आपको रोज 1 वीक तक मैं मिला था और मैंने आपको कार भी अरेंज करा के दी थी हुड्रू फॉल्स तक। मेरा नाम परिमल घोष है। तो बिपिन बाबू हैरानी से बोलते हैं रांची। अब बिपिन बाबू ने रियलाइज़ किया कि उनको लगा कि मेरी गलती नहीं, इस आदमी की गलती है, ये मिस्टेक कर रहा है, क्योंकि बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे। और वो कई बार उनका फिक्स हुआ पर कभी रांची जा नहीं पाए। तो वो हंसे और उस आदमी से पूछा कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तो वो आदमी ने अपनी आईब्रोज ऊंची की
और एकदम जीभ में अपनी टंग जीभ में डाली और बोला, डू आई नो यू, आप क्या पूछ रहे हो कि आप कौन हो? कौन बिपिन चौधरी को नहीं जानता? अब बिपिन बाबू बुक शेल्फ्स के पास गए और उन्होंने कहा, आपको अभी भी गलती हो रही है, गलतियां होती रहती हैं, मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। तो अब तो वो आदमी ज़ोर से हंसने लगा। वो कह रहा है, आप क्या बोल रहे हो मिस्टर चौधरी? आप हुड्रू फॉल्स गए थे, आपके राइट नी में चोट लगी थी, मैंने आपको आयोडीन दी थी और उसके बाद मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी जिससे आप नेटरट गए थे दूसरे दिन, पर आपने जा नहीं पाए थे क्योंकि आपको नी में इतना ज़्यादा पेन था। आपको कुछ भी याद नहीं है? Someone else you know was also in रांची at that time. बोले रांची में एक और जना आप जानते थे, वो उस टाइम रांची में ही था, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। उसने एक और नाम लिया उस आदमी ने कि बिपिन चौधरी को बोला, आप एक आदमी के साथ रह रहे थे जिसका नाम है दिनेश मुखर्जी, आप बंगलों में ठहरे हुए थे, आपने बोला मुझे होटल का खाना अच्छा नहीं लगता है और आपको मतलब घर का खाना ही अच्छा लगता है। भाई आपको मतलब एक बावर्ची के हाथों का ही खाना चाहिए। तो मिस्टर मुखर्जी, आप अपनी बहन के साथ रहते थे और आप दोनों में बहुत बड़ी बहस भी हुई थी कि भाई मून लैंडिंग के बारे में बहस हुई थी, याद है आपको? वो मतलब सारी बातें बता रहा है। तो आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और बताता हूँ। आप हमेशा बैग लेके चलते हो अपनी बुक्स के साथ, जहाँ पे भी आप जाते हो, कुछ भी आप देखते हो, आप अपने साथ बैग लेके चलते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जो बिपिन बाबू थे वो धीरे से बोले, वो अभी भी किताबें ही देख रहे थे। तो उसने कहा, आप 1958 के कौन से महीने की बात कर रहे हो? तो मैंने बोला अक्टूबर। तो बिपिन बाबू ने बोला, नहीं, मैं 58 में एक फ्रेंड के साथ कानपुर गया था पूजा करने, आप मिस्टेक कर रहे हो, गुड डे, आपका दिन शुभ हो। पर वो आदमी गया नहीं, ना ही उसने बात करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, उसने कहा, ये तो बहुत स्ट्रेंज बात है। एक शाम मैंने आपके साथ चाय पी थी वरांडा में आपके बंगलों में, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया, आपने बताया आपके कोई बच्चे नहीं हैं और आपकी बीवी 10 साल पहले गुजर चुकी है और आपका एक भाई है जो कि पागल हो गया है और इसीलिए आप विच इज़ वाई यू डिडेंट वांट टू विजिट मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसलिए आप रांची के पागल खाने में भी नहीं जाना चाह रहे थे। अब बिपिन बाबू ने बुक्स के पैसे दे दिए और शॉप छोड़ने वाला था और अभी वो आदमी उसको हैरानी से देख ही रहा था। बिपिन बाबू की कार पार्क की हुई थी बेल्टराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। बिपिन बाबू की कार कहाँ पार्क की हुई थी? बेल्टराम स्ट्रीट, लाइट हाउस सिनेमा के बाजू में बेल्टराम स्ट्रीट पे पार्क की हुई थी। उन्होंने ड्राइवर को बोला जब वो कार में गया, भाई गंगा से ले लो, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम, कह रहा है कि ड्राइवर को बोला गंगा से ले लो, सीताराम उसके ड्राइवर का नाम था। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। अब वो जो रोड पे गए, वो रोड एकदम भीड़ वाला था। बिपिन बाबू को हो रहा था, मैंने ऐसे आदमी से बात क्यों की, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। उसने मन में सोचा कि मैं कभी रांची गया नहीं हूँ, तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता मैं इस आदमी से मिला हूँ। ये बोले ये चीज़ कन्विंस करने जैसी नहीं है और वो ये दैट ही शुड फॉरगेट, और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि 6-7 साल पहले वाली बात वो भूल भी जाए। और बिपिन बाबू की मेमोरी तो बहुत अच्छी थी। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड
मतलब भाई कभी कुछ हो जाए, उसके अलावा मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। फिर वो सोचने लगा कि भाई क्या मैं क्या पागल हो रहा हूँ, विपिन बाबू के मन में ऐसे आया। पर वो सोच रहे थे क्या ऐसा कैसे हो सकता है, मैं डेली ऑफिस जाता हूँ काम पे, और मेरी कंपनी भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बड़ी कंपनी है, और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, और कभी भी कुछ भी मैंने काम में कोई गलती नहीं की है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, और आज ही मैं आधा घंटा एक अच्छी मीटिंग में बोल के आया हूँ। और अब इस आदमी को मेरे बारे में इतना पता कैसे चला, कैसे वो अब सोच रहा है, उस आदमी के बारे में सीरियसली सोच रहा है विपिन बाबू। उसको वो सोच रहा है उसको मेरी इंटीमेट बातें भी पता है। इंटीमेट मतलब मेरी पर्सनल बातें भी पता है भाई। मैं उसको मेरे बुक्स के बारे में पता है, मेरी बीवी की डेथ के बारे में पता है, मेरा भाई पागल है उसके बारे में पता है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। खाली एक बात वो आदमी गलत बोल रहा है कि मैं रांची गया था, पर वो मिस्टेक नहीं, वो तो झूठ बोल रहा है। मैं रांची गया ही नहीं था। 58 में तो मैं पूजा करने गया था कानपुर में, एक फ्रेंड के यहाँ गया था, हरिदास बागची के घर गया था। मैं तो 1958 कानपुर गया था हरिदास बागची के घर। और अभी वो विपिन बाबू सोच रहा था अब क्या मैं हरिदास बागची को चिट्ठी लिखूं, पर वो सोच रहा है मैं क्यों उसको चिट्ठी लिखूं। फिर उसको याद आया कि भाई वो हरिदास तो अपनी बीवी के साथ जापान गया है कुछ हफ्तों पहले, और उसके पास तो उसकी एड्रेस भी नहीं है। तो पर वो कह रहा है कि मुझे प्रूफ किसको दिखाना है, मैं क्यों उसको चिट्ठी लिखूं कि मैं तेरे पास कानपुर में था। मुझे याद है कि मैं रांची नहीं गया था और बस वही सही है। फिर अब मतलब जो गंगा किनारे से जा रहे थे तो गंगा से जो ठंडी हवा बह रही थी एकदम, मतलब बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और पर अभी भी विपिन बाबू के माइंड में एक डिस्कम्फर्ट सा एक मतलब उसकी सोच ही चल रही थी अराउंड हास्टिंग्स। अब हास्टिंग पे आए तो विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो ट्राउज़र ऊंची करे और अपनी राइट नी पे निशान देखे। वो आदमी ने क्या बोला कि राइट नी पे तुझे कुछ लगा था, तो ट्राउज़र ऊंची करके वो निशान देख रहा है। और वहाँ पे एक बड़ा सा कट था, विपिन बाबू की नी पे कट था, पर विपिन बाबू को याद नहीं आ रहा था उसको वो कट कब लगा था, राइट नी पे कट कब लगा था, विपिन बाबू को याद नहीं आ रहा था। विपिन बाबू सोच रहा है शायद मैं छोटा था तब मेरे को कट लगा होगा मेरी नी पे। अब वो सोच रहा था ये कट मेरे को कब लगा होगा, पर वो सोच ही नहीं पा रहा था। फिर विपिन बाबू को सडनली दिनेश मुखर्जी की याद आई। तो उस आदमी ने दिनेश का नाम लिया था कि भाई आप दिनेश के साथ थे रांची में। तो उसने सोचा कि मैं दिनेश से ही क्यों ना पूछ लूँ कि भाई मैं रांची में तेरे साथ था। और वो दिनेश है वो बाजू में ही रहता था, बैनी नंदन स्ट्रीट पे ही रहता था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अभी जाऊं उसके पास। फिर उसने सोचा कि अगर वो कभी गया ही नहीं है रांची तो दिनेश क्या सोचेगा कि विपिन बाबू उससे कंफर्मेशन मांग रहा है। वो तो ऐसे सोचेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, वॉज गोइंग नट्स मतलब मैं मैड हो गया हूँ। तो उसने सोचा ये पागलपंती होगी दिनेश से पूछना। और फिर उसने सोचा कि दिनेश तो कितनी मेरी मजाक उड़ाएगा। फिर विपिन बाबू अब अपने घर पे आ गए और अभी वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में। अब विपिन बाबू आराम से बैठे। फिर उन्होंने कहा कि कितना न्यूसेंस है भाई, कितना चारों तरफ कितना भाई शोरगुल है, लोगों के पास कुछ और करने को नहीं है तो वो दूसरे लोगों के बालों में घुस जाते हैं, मतलब दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। हेयर मतलब दूसरे लोगों को परेशान करना।
डिनर के बाद बेड में सोते टाइम वो फिर से नई कहानी पढ़ने लगे। अब वो उस आदमी के बारे में भूल चुके थे। जब दूसरे दिन वो ऑफिस गए तो नोटिस दैट विद एवरी पास द प्रीवियस डेज ही वाज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। दूसरे दिन जब बिपिन बाबू ऑफिस गए तो उन्हें वो पिछले दिन का इंसिडेंट घड़ी घड़ी याद आ रहा था। उनको लगा कि वो आदमी मेरे बारे में इतना सारा जानता था, तो कैसे वो रांची की गलती कर सकता है। लंच के पहले ही बिपिन बाबू ने सोचा मैं आज दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करूंगा और मैं उससे क्लियर पूछूंगा कि हम दोनों कभी रांची गए थे। भाई भले अगर वो बोलेगा नहीं गए थे तो कम से कम मेरा जो मुंह बनेगा वो दिखेगा तो नहीं, मैं जो एम्बेरस हो जाऊंगा वो कम से कम उसे दिखेगा तो नहीं। 235616 वो नंबर डायल कर रहा है बिपिन बाबू। हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हियर। तो वो पूछता है क्या ये कोई, क्या आप दिनेश बोल रहे हैं? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। फिर उसने बोला हाँ हाँ बता, क्या न्यूज़ है, क्या हालचाल। तो उसने बोला कि मुझे खाली आपसे पूछना है 58 के बारे में पूछना है, 58 की घटना के बारे में पूछना है। सो उसने कहा कौन सी घटना? तो उसने कहा कि आप 58 में कलकत्ता में ही थे पूरा साल, मुझे आपसे वो पूछना है। तो उसने कहा 1 मिनट रुक, 58 तो रुक मैं मेरी डायरी में चेक करके बताता हूँ। तो 1 मिनट के लिए साइलेंस हो गया और बिपिन बाबू की दिल की धड़कन बढ़ती गई। बिपिन बाबू के सर से पसीना छूट रहा था। फिर वो सामने से हेलो आया, उसने बोला हाँ। तो उसने कहा मैंने डायरी में देखा मैं 2 बार ही बाहर गया था। वेयर? बोले कहाँ बाहर गया था? तो बोले एक बारी फरवरी में बाजू में ही गया था, कृष्णा नगर में मेरी एक नेफ्यू की वेडिंग थी। और उसके बाद बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, तुम्हें दूसरी वाली तो पता ही होगी, द ट्रिप टू रांची, तुम भी चले थे मेरे साथ, बस यही। पर वो पूछ रहा है कि तू स्ल्यूथ क्यों कर रहा है? स्ल्यूथ, SLEUTHING, स्ल्यूथ क्यों कर रहा है? स्ल्यूथ मतलब इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहा है, इतनी जांच पड़ताल क्यों कर रहा है? तो उसने कहा नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स। उसने कहा नहीं बस मैं तो ऐसे ही, और फिर थैंक्स करके रख दिया। और फिर वो अपना सर पकड़ के बैठ गया। उसे बिपिन बाबू को लग रहा था कि उसका सर चकरा रहा है। वो एकदम ठंडा पड़ गया। वो अपने टिफिन बॉक्स में सैंडविच लाया था पर उसने वो खाया ही नहीं। उसकी तो भूख ही मर गई, एपेटाइट ही मर गया, मतलब ही लॉस्ट हिज एपेटाइट, उसकी तो भूख मर गई। लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू ने रियलाइज़ किया कि वो अपनी डेस्क पे बैठ के सिर्फ काम नहीं कर सकता। कभी ऐसा 25 सालों में नहीं हुआ है कि भाई वो इस फर्म में काम कर रहा है। इसकी रेप्यूटेशन रही है, मतलब बिपिन बाबू की रेप्यूटेशन रही है एक टायरलेस कंसिस्टेंस वर्कर की। कंसिस्टेंस मतलब हमेशा मैं सही होता हूँ, करेक्ट होता हूँ। पर आज उसका सर एकदम घूम रहा था, कंफ्यूज्ड था। मतलब बोले मैं 25 साल से नौकरी कर रहा हूँ, आज तक मैंने एक भूल नहीं की है, मैं एक पूरा इंसिडेंट कैसे भूल गया हूँ। फिर वो वापस आया 2:30 बजे घर पे और वो बेड पे सो गया और बिल्कुल अभी अपनी याददाश्त को एकदम जोर लगा के सोचने लगा। उसको लगा शायद भाई इसने सुना था बिपिन बाबू ने कि कभी सर पे चोट लग जाती है तो हम कुछ भूल जाते हैं, पर उसको ऐसा कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि भाई कभी उसे चोट लगी हो सर पे। वो हमेशा रांची जाना चाहता था, वहाँ पे चीज़ें करना चाहता था, पर वो मतलब कुछ तो याद हो ना, चलो जाना नहीं पर कुछ तो याद हो, उसे कुछ भी याद नहीं था। 7:30 बजे बिपिन बाबू का सर्वेंट आया और बोला चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। उसने कहा चुन्नी बाबू आए हैं। बिपिन बाबू को पता था चुन्नी क्यों आया है। चुन्नी उसके स्कूल में उसके साथ पढ़ता था और फिर बाद में उनका झगड़ा हो गया थोड़ा
और वो झगड़ा नहीं हुआ। चुन्नी का मतलब चुन्नी का अभी समय खराब चल रहा है। चुन्नी बिपिन बाबू के साथ स्कूल में पढ़ता था और चुन्नी का टाइम खराब चल रहा है, रफ टाइम चल रहा है। तो वो मतलब वो समझ गया, वो जॉब के बारे में आया है उसके पास। बिपिन बाबू ने कहा कि बिपिन बाबू को पता था, बिपिन बाबू ने उसको कहा भी था कि उसके बारे में वो कुछ नहीं कर सकता है, पर उसको बोला भी था, पर वो घड़ी घड़ी आ जाता है। इसके बाद बिपिन बाबू ने कहा that only was it not possible to see Chunni now but not in several weeks। फिर बिपिन बाबू ने ऐसे बुलवाया, अपने सर्वेंट को बोला कि भाई मैं चुन्नी से नहीं मिल सकता हूँ, कुछ हफ्तों तक मैं चुन्नी से मिल ही नहीं सकता हूँ। पर जैसे ही सर्वेंट बाहर गया रूम के, तो बिपिन बाबू को लगा शायद चुन्नी को याद हो 58 के बारे में, तो उससे पूछने में क्या जाता है। बिपिन बाबू जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे गए, लिविंग रूम में गए। चुन्नी जाने ही वाला था, पर जब बिपिन बाबू आए तो वो फटाफट वापस आ गया। और बिपिन बाबू ने सीधा स्ट्रेट पॉइंट पे आ गए कि चुन्नी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी तो मेमोरी बहुत अच्छी है, तुम मुझसे मिलते रहते हो आते जाते, खाली याद करके बताओ कि क्या मैं 1958 में रांची गया था। तो चुन्नी ने कहा 58 या 59। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तू श्योर है मैं रांची गया था। तो चुन्नी एकदम अमेज हो गया। डू यू मीन यू हैव अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, बोले तुझे बिल्कुल याद नहीं है कि तू रांची गया हो। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुझे याद है मैं गया था। चुन्नी सोफा पे बैठा और बिपिन बाबू को भी बिठाया और उसको एकदम घूरने लगा और बोला, बिपिन तूने ड्रग्स तो नहीं लिए हैं, जितना मैं जानता हूँ तेरा क्लीन रिकॉर्ड रहा है, ऐसी चीज़ें रही हैं, तेरा क्लीन रिकॉर्ड रहा है। मुझे पता है कि तेरे लिए पुरानी फ्रेंडशिप्स का कोई मतलब नहीं है, पर कम से कम तेरी याददाश्त तो अच्छी होनी चाहिए। तुझे रांची की ट्रिप के बारे में कुछ याद नहीं है। अब वो उसकी घूरे ही जा रहा था, चुन्नी से घूरे ही जा रहा था, तो बिपिन बाबू नीचे देखने लग गए। तो बोला, चुन्नीलाल ने पूछा, क्या तुझे पता है मेरी आखिरी नौकरी कौन सी थी। बोले हाँ मुझे पता है, तू एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था। तो उसने कहा तुझे ये याद है कि भाई मेरी आखिरी नौकरी ट्रैवल एजेंसी की थी, पर तुझे ये याद नहीं है कि मैंने ही रांची के लिए तेरी रेलवे की बुकिंग की थी। मैं स्टेशन पे भी आया था तुझे बाय बाय करने, और तेरे कंपार्टमेंट का एक फ़ैन नहीं चल रहा था, मैंने इलेक्ट्रिशियन लाया तेरे लिए, तू सब भूल गया। तू आज ठीक नहीं लग रहा है। वो चुन्नी बिपिन बाबू को ऐसा बोल रहा है। अब बिपिन बाबू एकदम उदास हो गए और अपना सर पकड़ने लगे। उन्होंने कहा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, दैट मस्ट बी द रीज़न मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट। उसने कहा कि मुझे अब एक स्पेशलिस्ट से ही मिलना पड़ेगा। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। अब बिपिन बाबू की ऐसी कंडीशन देख के चुन्नी जो अपनी जॉब की बात करने आया था वो तो की नहीं और वो चला गया। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became when he heard about Bipin Babu's symptom. अब परेश चंदा के पास गया बिपिन बाबू। परेश चंदा कौन है, एक यंग फिजिशियन है, ठीक है, एक मतलब एक जवान फिजिशियन है, वो उसके पास गया। विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज। वो यंग फिजिशियन कैसा दिखता था, एकदम ब्राइट आइज थी और नुकीला नाक था। जब उसने बिपिन बाबू के सिम्टम्स सुने तो वो सोच में पड़ गया। लुक डॉक्टर चंदा सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली। अब बिपिन बाबू एकदम डेस्परेट हो रहे थे डॉक्टर चंदा के साथ। तुम्हें मुझे इस हॉरिबल बीमारी से बाहर निकालना ही होगा। तुम समझ नहीं सकते हो कि मेरे काम पे इसका कितना असर पड़ सकता है। अब डॉक्टर चंदा ने अपना सर हिलाया।
उसने कहा मिस्टर चौधरी आपको पता है मेरे को कभी भी ऐसा केस नहीं आया कोई जैसा आपका है। ये वाला केस तो मेरे एक्सपीरियंस से बाहर है, पर मैं आपको सजेशन दूंगा, मुझे पता नहीं आपके लिए काम करे या ना करे, पर आप करके देखो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और विपिन बाबू आगे आगे की तरफ आए और बोले बताओ। उसने कहा जितना मैं सोच सकता हूँ, डॉक्टर चंदा ने बोला, और मुझे लगता है आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। आप रांची गए होंगे, पर क्योंकि कुछ ऐसा कारण होगा कि वो सारा एपिसोड आपके माइंड से स्लिप हो गया है। मैं कहूँगा आप फिर से रांची जाओ और वापस आप हर जगह घूमो, और दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल। More than that I can do it. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. उसने कहा कि मैं अभी आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आप रांची जाओ, ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक नर्व टॉनिक मतलब नसों का टॉनिक लिख के दे रहा हूँ, और ट्रैंकुलाइज़र का मतलब आप जो स्ट्रेस में आ गए हो, एंजाइटी में आए हो, मतलब आपको जो इतना स्ट्रेस और एंजाइटी हो गया है, मैं उसके लिए आपको दवाई लिख के दे रहा हूँ। कह रहा है नींद ज़रूरी है, या तो ये आपके सिम्टम्स बढ़ते ही जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब दवाई लेने के बाद दूसरा दिन बिपिन बाबू को अच्छा लगा। ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने अपने ऑफिस फ़ोन किया और इंस्ट्रक्शंस दिए, और उन्होंने अपनी लिए रांची की फर्स्ट क्लास टिकट बुक कर दी। जब वो रांची उतरे दूसरी सुबह, उन्होंने सोचा कि वो कभी रांची उतरे ही नहीं हैं। वो स्टेशन से बाहर आए, टैक्सी ली और पूरे टाउन में घूमे। उनको याद आया ये स्ट्रीट्स, ये बिल्डिंग, होटल, बाज़ार, मोरबादी हिल, उसने कभी ये सब देखा ही नहीं है। उन्होंने सोचा हुड्रू फॉल्स जाके देखता हूँ, बट he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. तो उन्होंने कार की और हुड्रू फॉल चले गए उसी दोपहर 5 बजे। हुड्रू में 2 गुजराती जेंटलमैन थे जो पिकनिक करने आए थे, और वो डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बुल्डर। मतलब बिपिन बाबू एक मतलब बेहोश पड़े थे। When he came around the Vipin said was I am finished, there is no hope left. जब वो लोग आगे आए उसके बिपिन बाबू के, और उसने कहा मैं ख़त्म हो चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। दूसरे दिन बिपिन बाबू कोलकाता चला गया, और उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके लिए अब कोई भी होप नहीं बची है। उनको लगा मेरा सब कुछ चला जाएगा, मेरा काम हिज विल टू वर्क, भाई मेरी जो आत्मशक्ति है, ठीक है, काम करने की आत्मशक्ति चली जाएगी, मेरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा, मेरी एबिलिटी, मेरा बैलेंस ऑफ माइंड, जो मेरे माइंड की ताकत है वो चली जाएगी। तो क्या मैं किसी असाइलम में चला जाऊंगा, मतलब पागल खाने में भर्ती हो जाऊंगा। अब बिपिन बाबू इससे ज़्यादा सोच भी नहीं सकते थे। फिर वापस आके उन्होंने फिर से डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उनको बोला आप मेरे घर आओ। फिर वो शावर लेके बेड पे गए, और वो अपने सर पे एक बर्फ़ वाला थैली लेके अपने हेड पे रख दिया। और फिर सर्वेंट एक लेटर लाया उनके लिए, जो कि उनके लेटर बॉक्स में रख के गया था। वो एक ग्रीन कलर का एनवलप था, और उस पर उनका नाम लिखा हुआ था लाल इंक से, रेड इंक से उनका नाम लिखा हुआ था, और उसने नाम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। वो चिट्ठी अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल, मतलब सीक्रेट चिट्ठी थी और अर्जेंट थी। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही आउट टू गो थ्रू द लेटर। अब इतनी कंडीशन ख़राब थी, बिपिन बाबू का सर घूम रहा था, सर पे आइस पैक रखा हुआ था, तो बिपिन बाबू को लगा कि क्यों ना मैं ये लेटर खोल के पढूं। उन्होंने फटाफट एनवलप का लिफाफा ऊपर से फाड़ा और लेटर निकाला, और उस लेटर में जो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, डियर बिपिन, I had no idea that affluence would bring
about the kind of change. डियर बिपिन, चिट्ठी में क्या लिखा था? डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन. मुझे ये आइडिया नहीं है कि एफ्लुएंस मतलब अमीरी, ठीक है. एफ्लुएंस तो तेरे में ये बदलाव लाएगा जो तुझ में आ गया है. वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक. क्या तेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल था एक पुराने दोस्त की मदद करना? मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मेरे पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, मतलब मेरे पास सामान लिमिटेड है. वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर. मैंने खाली इमेजिन किया और फिर मैंने तुझे ऐसा पनिश, मतलब मैंने तेरे को पनिशमेंट दी. what I have been his imagination, a part of which I used in. मैंने तुझे एक पनिशमेंट दी तेरे इस बिहेवियर के लिए. वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ. तो अब फिर से ठीक हो जाएगा. अ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर. मैंने एक नॉवल लिखी है और एक पब्लिशर उसको पब्लिश करने के लिए भी तैयार है. इफ़ ही लाइक्स इट इनफ आई विल सी इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. अगर वो पब्लिशर को वो मेरी नॉवल पसंद आ गई है, मैं अगले कुछ हफ्तों में मैं सही हो जाऊंगा. योर चुन्नी लाल. मतलब ये सारी प्लानिंग थी चुन्नी लाल ने की थी. ये चुन्नी लाल ने इन दोनों को मतलब ये सब याद, मतलब उन्होंने उसको ऐसा फील कराया क्योंकि चुन्नी लाल उसका पुराना दोस्त था और बिपिन चौधरी उसको अवॉइड कर रहा था घड़ी घड़ी. तो चुन्नी लाल उसको ऐसा फील कराना चाह रहे थे कि भाई कोई ख़राब करे तो कैसा लगता है, पर वो कुछ ख़राब तो नहीं कर सकते थे. पर उन्होंने पूरी ऐसे कहानी बनाई. उन्होंने एक आदमी भेजा बुक शॉप पे और फिर उन्होंने उनके दूसरे दोस्त को भी ऐसे समझाया कि फ़ोन पे ऐसे बात कर, मतलब ऑलमोस्ट उनको पागल जैसा फील कराया. उन्होंने उसको पनिश किया. जो बिपिन बाबू के दोस्त थे जिनका नाम चुन्नी लाल था, उन्होंने उसको पनिश किया क्योंकि इतना पुराना दोस्त होने के बावजूद भी वो उनकी हेल्प ही नहीं कर रहे थे. When Dr. Chanda came, Bipin Babu said, "I am fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi." और जैसे ही डॉक्टर चंदा आए, बिपिन बाबू ने कहा मैं ठीक ठाक हूँ. मेरी याददाश्त उसी टाइम वापस आ गई जब मैं रांची से उतरा. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about in a medical journal. डॉक्टर चंदा ने कहा आपका केस तो बिल्कुल अलग है, मैं इसके बारे में ज़रूर मेडिकल जर्नल में लिखूंगा. डॉक्टर्स की कुछ होती है. द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची. इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर. बोला मैंने आपको इसलिए बुलाया है, बिपिन बाबू ने बोला, कि मुझे मेरे हिप में पेन हो गया है, मैं रांची में गिर गया था, तो अगर आप मुझे कोई पेन किलर, कोई दर्द की दवा लिख के दो. ठीक है. सो स्टोरी में क्या था, बिपिन चौधरी थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, 25 सालों से बहुत अच्छे से काम कर रहे थे. उनकी बीवी कुछ सालों पहले गुजर गई है, उनका भाई पागल खाने में है और काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है. अच्छी लाइफ है, नौकर है, एयर कंडीशन लिविंग रूम है. वो ज़्यादा फ्रेंडशिप में नहीं मानते हैं. वो सिर्फ 5 दिन मंडे जाते हैं बुक शॉप में, 5 किताबें खरीदते हैं, 5 दिन पढ़ते हैं, अपना काम करते हैं और कुछ नहीं. उन्होंने उनके ओल्ड फ्रेंड चुन्नी की बिल्कुल हेल्प नहीं की. चुन्नी लाल उनका फ्रेंड था. वो जब मदद मांगने आया, बहुत बारी आया, हर बारी बहाना बना के टाल देते थे. तो चुन्नी लाल के मन में आया क्यों ना इसे पनिश किया जाए. तो क्योंकि वो राइटर था, चुन्नी लाल की इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी, उसने सारा इमेजिन किया इंसिडेंट. उसने ही एक बुक शॉप में अपना एक आदमी भेजा था और उसने बोला था कि तुझे ये बोलना है. उसके बाद उन्होंने एक और फ्रेंड, जो चुन्नी लाल का भी फ्रेंड था और बिपिन चौधरी का भी फ्रेंड था, उन्होंने उसको बोला तो उसको फ़ोन कर. ठीक है. तो उसको फ़ोन कर और फ़ोन आए तो तू ऐसा बोलना कि हाँ हम गए थे. फिर जब उससे खुद से पूछता है तो बोलता है हाँ हम गए थे.
बिपिन बाबू एकदम पागल जैसा हो जाता है, उसको एकदम कॉन्फिडेंस होता था आप पे, अड़ियल सा होता था, और अमीरी ने उसको थोड़ा और घमंडी बना दिया था। पर वो एकदम गुस्से में मतलब एकदम हेल्पलेस फील करता है, गुस्से में नहीं, हेल्पलेस। वो फिर फिजिशियन के पास जाता है हेल्प लेने। जब वो फिजिशियन के पास जाता है तो फिजिशियन क्या करता है, उसे दवाई प्रिस्क्राइब करता है और उसे बोलता है कि भाई मेरे, क्योंकि वो फिजिशियन था, साइकेट्रिस्ट नहीं था, ये फिजिशियन के पास गया है। साइकेट्रिस्ट दिमाग का डॉक्टर होता है और ये फिजिशियन था। सो फिजिशियन के पास गया और फिजिशियन ने बोला कि भाई मैंने कभी ऐसा केस सॉल्व नहीं किया है, तो भी वो उसको 2 दवाइयाँ लिख के देता है और उसको बोलता है कि तू रांची जा और हर जगह जा जहाँ जहाँ उस आदमी ने तेरे को बोला था। वो फर्स्ट क्लास टिकट बुक करके चला जाता है और कहीं जहाँ पे भी जाता है उसे कुछ याद ही नहीं आता है, वहाँ वो बेहोश होके गिर जाता है और वापस आता है और फिर बेड पे पड़ा हुआ अभी भी सोच रहा होता है। उसी टाइम लेटर आता है, लेटर में लिखा हुआ होता है कि भाई, चुन्नी लाल का ही लेटर था और चुन्नी लाल लिखता है कि भाई तूने जो मेरे साथ किया, एक इतना पुराना दोस्त होके तूने मेरी मदद नहीं की, तू मुझे हर बार टालता रहता था, मैं तेरे से मदद मांगने आता था तो मैंने तुझे पनिश किया है और मेरी इमेजिनेशन से ये सब तेरे साथ मैंने किया, मैंने इमेजिन किया था और मेरी इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी है तो मैंने एक बुक भी लिखी है, एक पब्लिशर को पसंद भी आई है, शायद कुछ महीनों में मेरी हालत सही हो जाए। बिपिन बाबू, फिर जब डॉक्टर आता है तो बिपिन बाबू उसे नहीं बताता है डॉक्टर को कि भाई ये सारा मजाक था मेरे साथ, भाई ये फ़नी इंसिडेंट हुआ है, वो नहीं बताता है। वो डॉक्टर से बात बदल लेता है, वो कहता है मुझे तो हिप में दर्द है, ठीक है, तो आप मुझे हिप के लिए पेन किलर दो, ठीक है। सो दिस वॉज ए स्टोरी ऑफ बिपिन बाबू। आपका काम क्या है, आज आपको ये वाला पूरा चैप्टर जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, लाइन टू लाइन रीड द होल स्टोरी, सारी स्टोरी पढ़ेंगे और ये सारी स्टोरी पढ़ के आप मुझे यू हैव टू व्हाट्सएप मी, आपको मुझे भेजना है कि आपने स्टोरी पढ़ी, ठीक है। आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए, मैम आई रेड द स्टोरी, ठीक है भाई, मैंने स्टोरी पढ़ी। आज कुछ लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको स्टोरी पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ सकती है वो मैं शब्द आपको बता देती हूँ स्टोरी के अंदर, क्योंकि मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। तो साइड में मीनिंग्स लिखी हुई हैं, सो एक बार हम मीनिंग्स भी देख लेते हैं। पेज नंबर जब चैप्टर चालू हो रहा है, आइडल चैट, आइडल चैट मतलब अननेसेसरी या रूटीन कन्वर्सेशन, हिंदी भाषा में बोले तो गप्पे मारना। मीक, MEE के मीक, मीक का मतलब क्वाइट या हम्बल, हम्बल मतलब एकदम डिसेंट सा, ठीक है, क्वाइट शांत सा। फिर आपका नेक्स्ट पेज है 62, 62 पे फिर 2 वर्ड मीनिंग्स हैं साइड में। अटर डिसबिलीफ, अटर डिसबिलीफ का मतलब कंप्लीट सरप्राइज, एकदम हैरान हो जाना। 62 के नीचे है हैड रील्ड, हैड रील होना मतलब शॉक्ड हो जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना। इसके बाद पेज 63 पे है, पेज 63 के राइट साइड पे लूजिंग हिज माइंड, लूजिंग हिज माइंड मतलब बिकमिंग मैड, पागल हो जाना। इंटीमेट, इंटीमेट मतलब पर्सनल एंड प्राइवेट। ब्रेसिंग, ब्रेस करना मतलब स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट मतलब छंछेड़ना मतलब फास्ट हो जाना, स्टिमुलेट मतलब फास्ट हो जाना, स्टिमुलेट का मतलब फास्ट। 64 पेज पे गोइंग नट्स, गोइंग नट्स, गोइंग नट्स का मतलब पागल हो जाना, क्रेजी हो जाना। गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर, लोगों के बाल में दखल मतलब लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना या लोगों को गुस्सा दिलाना। फिर 65 पेज पे स्लूथिंग, स्लूथिंग का मतलब इन्वेस्टिगेटिंग मतलब जांच पड़ताल करना। फिर 66 पेज पे है कॉन्शियस, कॉन्शियस है
केयरफुल एंड करेक्ट। हेड वॉज इन अ वॉल, हेड वॉज इन अ वॉल, WHIRL, वॉल का मतलब कंफ्यूज्ड। गैदर हिज विट्स टुगेदर, गैदर हिज विट्स टुगेदर मतलब पूरी कोशिश करना कुछ याद करने की। हैविंग अ रफ टाइम, रफ टाइम का मतलब प्रॉब्लम्स होना लाइफ में। टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी मतलब बैड पेनी की तरह आ जाना, मतलब अपेयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम, मतलब हम चाह भी नहीं रहे हैं सामने वाला आए तो भी वो आ जाता है। डिडंट बीट अबाउट द बुश, डिडंट बीट अबाउट द बुश मतलब इधर उधर की बात नहीं करना, डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाना। ऑफ एंड नाउ, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन मतलब नाउ एंड देन, घड़ी घड़ी। थ्रो योर माइंड बैक, थ्रो योर माइंड बैक का मतलब कुछ याद करना, पीछे जाके कुछ याद करना। 67 पेज पे। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग, कंसल्टिंग मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करना, डॉक्टर से मिलना। पेज 68 पे ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर का मतलब एक मेडिसिन जो कि आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कम करती है। प्रोक्योर्ड, प्रोक्योर्ड मतलब डिफिकल्टी के साथ उठना। प्रोक्योर्ड मतलब हासिल करना, डिफिकल्टी के साथ हासिल करना। फिर केम अराउंड, केम अराउंड मतलब रिगेन्ड कॉन्शियसनेस मतलब वापस होश में आना। फिर नेक्स्ट है 70 पेज पे इन रिट्रीब्यूशन ऑफ, इन रिट्रीब्यूशन ऑफ मतलब पनिशमेंट देना, एज अ पनिशमेंट फॉर, ठीक है। सो दिस वाज अ चैप्टर बाय सत्यजीत रे। एक बीच में पॉइंट आई थी जिसमें उस आदमी ने इतना तक बताया था कि तेरे को राइट नी पे, तेरे को राइट नी पे एक कट है। अब उस आदमी को उस कट के बारे में कैसे पता लगा, तो ये सब चुन्नी लाल ने ही प्लॉट किया था, सारी स्टोरी चुन्नी लाल ने बनाई थी। तो चुन्नी लाल इसका बचपन का दोस्त था, स्कूल फ्रेंड था। तो स्कूल में शायद कभी वो गिर गया हो बिपिन चौधरी और उसको राइट कट लगा हो, तो वो क्योंकि उसका बहुत ही ओल्ड फ्रेंड था तो उसको ये सब याद था और इसीलिए उसने उस आदमी को ये भी बुलवाया, ठीक है। सो ये सारी स्टोरी थी और ये सारी स्टोरी जो थी बिपिन चौधरी की थी और बिपिन चौधरी के फ्रेंड ने, चुन्नी लाल ने ये सारा कंस्ट्रक्ट किया था उसको पनिश करने के लिए, क्योंकि वो अभी अमीर हो गया था तो वो एकदम दोस्तों से, मतलब एक इतना पुराना दोस्त था उसके बुरे टाइम में मदद भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसने उसको पनिश करने के लिए कि उसको कितना बुरा लगा है वो बताने के लिए उसने ऐसा किया, ठीक है। सो दिस वॉज द स्टोरी, रीड इट प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी कि भाई मैडम आई रीड इट प्रॉपरली, ठीक है। सो नो रिटर्न वर्क फॉर यू, जस्ट रीडिंग, ठीक है, रीड द होल स्टोरी। चलें, थैंक यू।